हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और कहते हैं कि इतिहास बदलने में कभी कभी टाइम नहीं लगता, और इस बात को सीरिया के विद्रोहियों ने सच करके दिखाया है। पूरे 53 साल की तानाशाही को इन्होंने सिर्फ 13 दिनों में उखाड़ के फेंक दी। राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा और रूस में जाकर छिपकर बैठ गया, क्योंकि जिंदगी काफी कीमती होती है। जिंदगी रहे तो आगे भी कुछ कर सकते हैं। हो सकता है दोबारा मजबूत होकर सीरिया वापस आ जाए। कुछ देश ऐसे थे जो असद को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ देश ऐसे थे जो असद को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। नाउ बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस तरह कैसे कुछ विद्रोहियों ने असद के किले को ध्वस्त कर दिया। कैसे कुछ विद्रोहियों ने इतने साल से चल रही तानाशाही को खत्म कर दिया। क्या अब सीरिया में लोकतंत्र आने वाला है? क्या हम इन विद्रोहियों से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? ये जो घटना हुई है, ये जो तख्ता पलट हुआ है, इसके मिडिल ईस्ट पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सीधे ले चलता हूँ सीरिया एंड मिडिल ईस्ट की कंट्री में। आपको ये सीरिया दिख जाएगा। इसकी बॉर्डर की बात करें तो तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल एंड लेबनान, इन सभी कंट्रीज के साथ इसकी बॉर्डर मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा विद्रोह है आखिर हुआ कैसे। आप इस मैप को देखिए, ये सीरिया का मैप है। ये जो क्रीम कलर की जगह आप देख पा रहे हो, इसे वहां की गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, और वहां की असद गवर्नमेंट को ईरान, रशिया और हिजबुल्ला, इन तीनों का पूरी तरह से सपोर्ट था। ये जो ऑरेंज कलर वाली जगह आप देख रहे हो, इसे हैयत तहरीर अल शाम यानी एसटीएस, जिसने ये विद्रोह किया था, वो कंट्रोल करता है। इस ग्रुप को इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस और अलकायदा सपोर्ट करता है। ध्यान रखना, सीरिया में इन्हीं की सरकार बनने वाली है। ये जो ब्लू कलर की जगह आप देख रहे हो, इसे सीरियन नेशनल आर्मी कंट्रोल करती है, और तुर्की इन्हें सपोर्ट करता है। और ये जो पर्पल कलर आप देख रहे हो, इस वाले पूरे रीजन को सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कंट्रोल करती है, यानी कुर्द लड़ाके कंट्रोल करते हैं, जिन्हें अमेरिका सपोर्ट करता है। कहानी 27 नवंबर से शुरू होती है, जब विद्रोहियों ने अपना पहला धावा बोला था। इसमें कम से कम 37 लोग मारे गए थे। 13 गांवों पर इन विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। उस समय क्लियर नहीं था कि ये हमले क्यों किए जा रहे हैं, और इन विद्रोहियों ने भी ये कहा था कि हम ये हमले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असद की गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कुछ गोला बारूद फेंके थे। लेकिन 30 नवंबर के बाद ये पूरी तरह क्लियर हो गई कि आखिर मांजरा क्या था, क्योंकि 30 नवंबर के दिन इन विद्रोहियों ने अलेप्पो शहर पर कब्जा कर लिया था। फिर 5 दिसंबर को विद्रोहियों ने हमा पर कब्जा कर लिया। फिर 6 दिसंबर को विद्रोहियों ने दारा पर कब्जा कर लिया। फिर एक दिन बाद यानी 7 दिसंबर को होम्स को कंट्रोल में ले लिया, और 8 दिसंबर को दमिश्क, जो कि सीरिया की राजधानी है, इसको कब्जे में लेकर असद का शासन का अंत कर दिया। आपका क्वेश्चन ये होगा कि सरकार आखिर कर क्या रही थी? सरकार ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए, असद का सपोर्ट कौन कौन करते हैं? रशिया, ईरान और हिजबुल्ला, और ये तीनों ही फिलहाल जंग में उलझे हुए थे। ईरान एंड हिजबुल्ला इजराइल हमास वॉर में, वहीं रूस रशिया यूक्रेन वॉर में। अब रूस और ईरान की तरफ से सीरिया के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि देख भाई, ये तेरा मामला है, तू निपट, हम कोई इसमें मदद नहीं करने वाले, क्योंकि हम खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तेरी मदद कैसे कर दे। कंडीशन ये आ चुकी थी कि सीरिया की गवर्नमेंट के पास हथियार, गोला बारूद, ये कुछ नहीं बचे थे, सब कुछ खत्म हो गए थे। बस इनके राष्ट्रपति असद के पास प्राइवेट जेट था, उसमें ये बैठे और रशिया में छूमंतर हो गए। जान बचानी थी ना, कुछ तो करना पड़ता। एडिशनली विद्रोहियों ने धावा बहुत सही समय पर बोला, क्योंकि रशिया, ईरान, हिजबुल्ला ऐसी कंडीशन में नहीं थे कि वो इसकी हेल्प करते। उनके पास भी रिसोर्सेस होने चाहिए लड़ने के लिए। अगर वो सीरिया को दे देंगे तो उनके पास क्या बचेगा? आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि इन विद्रोहियों ने आखिर इतना बड़ा विद्रोह किया क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि विद्रोहियों को ऐसा करना पड़ा? देखिए, जो इनके राष्ट्रपति थे ना, बशर अल असद, सीरिया के जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने 2000 से लेकर 2024 तक सीरिया में फुल मजे किए। लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। पूरे देश में ये, इनके रिश्तेदार और इनके वफादार बड़े बड़े पदों पर बैठे थे और वही राज कर रहे थे। यानी भाई भतीजावाद का सीधा सीधा मामला हमें नजर आता है। करप्शन के बारे में अब क्या ही बोलें। जब डेमोक्रेसी में इतना करप्शन होता है तो आप तानाशाही से ये उम्मीद ना करें कि करप्शन नहीं होगा। बड़े लेवल पर, ह्यूज लेवल पर वहां पर करप्शन चल रहा था। छोटे छोटे उद्योग लगभग बंद हो चुके थे। वहां की नौकरशाही और सेना पूरी तरह से करप्शन में डूबी हुई थी। असद की शोषणकारी नीतियों का खामियाजा वहां के लोग भुगत रहे थे, और विशेषाधिकार अपने वफादारों को दे रखे थे इन्होंने। इसके चलते लोग बहुत गरीब होने लगे। बेरोजगारी 50% से ज्यादा हो गई। और तो और सीरिया में कम बारिश के चलते बहुत बार सूखे पड़ने की समस्या पैदा हो गई, जिसने वहां के किसानों को कमजोर बना दिया। कमजोर इसलिए बना दिया क्योंकि वहां की सरकार ने कृषि और सिंचाई मंत्रालय में विशेषज्ञों की जगह अपने चेले चपाटों को बिठा दिया। अब उनसे आप क्या ही उम्मीद करोगे कि वो सुधार कुछ करें? सांप्रदायिकता पूरे सीरिया में फैल गई। अल्पसंख्यकों का जीना हराम हो गया।
मुखबरात वहां पर एक निगरानी प्रणाली है और इस सिस्टम से सीरिया की गवर्नमेंट वहां के लोगों की निगरानी करती थी कि सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल तो नहीं रहा। और इनके एजेंट किडनैपिंग, मनमाने तरीके से लोगों को हिरासत में लेना, लोगों पर अत्याचार करना, महिलाओं का रेप करना जैसे भयानक काम में उलझे हुए थे। और जब कुछ लोगों ने जैसे कि पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें जेल में भर दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएगा। ये सब रीजन थे जिसके चलते लोग बहुत परेशान हो चुके थे और बस रास्ता देख रहे थे कि कैसे भी करके तानाशाही खत्म होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो तख्ता पलट हुआ है, ये जो घटना हुई है, इसके मिडिल ईस्ट पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। देखिए, असद की तानाशाही खत्म होने से मिडिल ईस्ट में यानी जो मध्य एशिया में बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह चेंज हो गया, यानी जो शक्ति संतुलन था वो बदल गया। ईरान की बात करते हैं। ईरान ने सीरिया का यूज मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किया था। ऐसे में हम चीजों से क्लियरली ये समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान की एक कठपुतली खत्म हो गई और इससे यह भी साबित होता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत को एक बड़ा झटका लगेगा। इसका असर लेबनान में हिजबुल्लाह पर भी पड़ेगा क्योंकि ईरान से हिजबुल्लाह को सप्लाई सीरिया के थ्रू पहुंचती थी। अब असद तो भाग गया। ऐसे में देखना यह होगा कि ईरान किस तरह से नई गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान हिजबुल्लाह की हेल्प नहीं कर पाएगा। इसराइल की बात करें तो इसराइल के लिए मामला कुछ पेचीदा है क्योंकि इस HTS ग्रुप की विचारधारा इसराइल के पूरी तरह खिलाफ है। यहाँ पर एक बात और हमें समझनी होगी कि ये जो विद्रोह सफल हुआ है उसमें एक बड़ा फैक्टर इसराइल है। इसराइल ही वो वजह है जिसके चलते ईरान और हिजबुल्लाह कमजोर पड़ गए। इसे में देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल इसराइल के लिए तो ये थोड़ी अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि बेंजामिन नेतान्याहू को अपनी बॉर्डर सिक्योर करने का मौका मिल गया। रूस के लिए लज्जाजनक बात है क्योंकि मिडिल ईस्ट में रूस की स्थिति अब कमजोर हो चुकी है। हालांकि रशिया ने एयर स्ट्राइक की थी लेकिन उसका कुछ फायदा हुआ नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तख्ता पलट के बाद सीरिया में डेमोक्रेसी आ जाएगी, क्या सीरिया में लोकतंत्र का उदय होगा। देखिए, फिलहाल तो सीरिया में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो मोहम्मद अल बशीर बने हुए हैं जो कि HTS के मेंबर हैं। और HTS ग्रुप के बारे में थोड़ी देर पहले हमने ये चीज देखी थी कि ये अलकायदा और इस्लामिक स्टेट का प्रॉक्सी है। हालांकि बहुत बार बातें ये सामने आती है कि इसने अलकायदा और ISIS से अपना नाता तोड़ लिया, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता क्योंकि सवाल ये भी उठते हैं कि इनके पास हथियार कहाँ से आते हैं, इनके पास गोला बारूद कहाँ से आते हैं। हालांकि वहाँ के लोग काफी खुश हैं, वो फ्री फील कर रहे हैं, अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल इस निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा कि वहां पर डेमोक्रेसी आती है नहीं, क्योंकि एक तरफ तो ये बोला जा रहा है कि हाँ, सत्ता में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, सिस्टम में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी बात समझनी चाहिए कि इस संगठन की उपज अलकायदा और ISIS ही है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। इस न्यूज़ में कोई अच्छी सी डेवलपमेंट्स होती है तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।